हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का पार्ट 4 है। तो हमने 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं हम प्रीवियस 3 पार्ट्स में। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 इज received rupees 5000 from Ram but credited his account by rupees 50,000 is। तो हमने राम से हमें लेने थे 5,000 लिए हैं, लेकिन हमने क्रेडिट कर दिया 50,000। तो ये किस टाइप का एरर है? एरर ऑफ ओमिशन, यानी कि हम भूल गए, भूल के गलती हो गई। एरर ऑफ प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल हमने गलत ले लिया है। कंपेंसेशन एरर, कंपेंसेशन एरर ऐसा होता है जिसमें आप जो भी मिस्टेक करते हैं तो वो अकाउंट में कंपेंसेट हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें पता नहीं चलता एरर। और या फिर नन ऑफ दीज। तो ये एरर ऑफ ओमिशन है, क्योंकि हमने भूल के ऐसी मिस्टेक कर दी है और गलत अमाउंट दोनों तरफ डाल दिया है। तो दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 इज द सब्सिडियरी वाउचर प्रोड्यूस्ड इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी वाउचर इज कॉल्ड। यानी प्राइमरी वाउचर की एब्सेंस में जो हम सब्सिडियरी वाउचर प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन 4 है कोलेट्रल वाउचर, उसे कोलेट्रल वाउचर कहते हैं। इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी बी अपॉइंटेड। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट ऑडिटर कितने दिन के अंदर अपॉइंट हो जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन होगा 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 34 इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज। ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड, टू फाइंड आउट एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3, ऑप्शन नंबर 3, टू फाइंड आउट एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। Question 35 is internal auditor can be removed by the, यानी जो कंपनी के अंदर ऑडिटर रखा जाता है उसको कौन रिमूव कर सकता है? मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर या गवर्नमेंट। तो एक इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट रिमूव कर सकता है। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 36 इज द फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। द वैल्यू ऑफ 37 क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड कोइंसाइड्स इन केस ऑफ। यानी ये कह रहा है कि मीन, मीडियन एंड मोड जब एक ही होते हैं, सेम होते हैं, तो कब होता है ऐसा? जब वो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो वो तब एक जैसे होते हैं जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 38 इज क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज इन 2 कैटेगरीज रूरल एंड अर्बन इज। जब हम किसी कॉलेज के स्टूडेंट को रूरल और अर्बन में कैटेगराइज कर रहे हैं तो ये कैसा क्लासिफिकेशन है? ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, ज्योग्राफिकल है या नन ऑफ दीज है? तो क्वालिटेटिव तो नहीं है, क्वांटिटेटिव भी नहीं है, ज्योग्राफिकल है, क्योंकि हम उनकी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग उनको हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 39 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? हेनरी फयल वॉज द रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। नो, ही वॉज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन सेकेंड ऑप्शन इज एल्टन मायो इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर तो FW टेलर हैं। हेनरी फयल वॉज द फाउंडर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के फाउंडर हैं एल्टन मायो। 4 is the credit of behavioral approach in management goes to Ford Foundation. Yes, this option is correct. So option 4 is correct.
क्वेश्चन नंबर 40 इज एक्स एंड वाई मोटिवेशन थ्योरी हैज बीन प्रोपाउंडेड। किसने दी थी एक्स एंड वाई मोटिवेशन थ्योरी? मास्लो ने कौन सी थ्योरी दी थी? मास्लो ने थ्योरी दी थी मास्लो हायरार्की ऑफ नीड। ऊची ने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी जेड दी थी। हेजबर्ग ने दी थी टू फैक्टर थ्योरी, जिसमें एक हाइजीन है, एक मोटिवेशनल थ्योरी है। मैकग्रेगर, तो ये किसने दी थी? मैकग्रेगर ने। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। आप इन थ्योरीज को, इनके नाम को जब भी आप इनको पढ़ें तो इनके नाम के साथ में जिसने ये थ्योरी दी है उनको पढ़ें, ताकि ये अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम में आती हैं। क्वेश्चन 41 इज अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट हैज द रिम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर बीन डिस्कस्ड? किस सेक्शन के अंदर ऑडिटर का रिम्यूनरेशन डिस्कस किया गया है? तो वो है सेक्शन 224(8). ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिशर्स इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी? तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की कौन सी इक्वेशन है फिशर की? तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 43 इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द एवरेज कॉस्ट कर्व। यानी मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को कब कट करता है, या दोनों इक्वल कब होते हैं? तो वो लोएस्ट पॉइंट पे इक्वल होते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 44 इज इन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन फैक्टर्स? प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट टर्म में यानी थोड़े समय में किन फैक्टर्स में चेंज आता है? रेशियो में, स्केल में, दोनों में, या नन ऑफ दीज? तो इनमें से किसी में चेंज नहीं आता है। ऑप्शन 4 सही होगा इसका। 45 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन? इसमें से डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, डिमिनिशिंग रिटर्न मेथड है कि नहीं है, द सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। तो इंश्योरेंस पॉलिसी तो होता है। डिमिनिशिंग रिटर्न, इसमें कोई रिटर्न नहीं मिलता है, इसलिए ये कोई डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं है। तो ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 46 क्वेश्चन 46 इज व्हेन द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू गुड्स इज 0 देन दोज गुड्स आर कॉल्ड। जब क्रॉस इलास्टिसिटी यानी कि एक एक्स है एक वाई है, दो प्रोडक्ट्स हैं और इनका एक दूसरे की डिमांड पे कोई असर पड़ता है इनकी प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होने से, तो इसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। तो अगर वो 0 है यानी इन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है एक दूसरे की प्राइस में चेंजेस होने से, तो ऐसी गुड्स क्या होती हैं? ऐसी गुड्स होती हैं इंडिपेंडेंट, लग्जरी, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ऐसी गुड्स होती हैं इंडिपेंडेंट गुड्स, क्योंकि उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी एक के प्राइस में चेंजेस होते हैं तो उससे दूसरे की डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 47 इज द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन दैट ड्राइव्स अ फर्म्स प्रॉफिट टू 0 इन द लॉन्ग रन इज। यानी कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में कौन सी चीज़ है जो इसके लॉन्ग रन में इसके प्रॉफिट को 0 कर देता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्री एंट्री। क्वेश्चन नंबर 48 इज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी फ्रॉम 40 to 50 per pound, the demand for coffee increases from 500 pounds to 600 pounds. The cross elasticity of demand is, अब ये कह रहे हैं कि टी का जो प्राइस है वो 40 से 50 रुपीज़ हो गया है, जिसकी वजह से जो कॉफ़ी की डिमांड है वो 500 पाउंड से बढ़कर 600 पाउंड हो गई है। तो इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी निकालनी है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी निकालने के लिए हम ऊपर रखते हैं उसके कितनी डिमांड में चेंजेस हुए हैं। तो डिमांड में कितनी चेंजेस हुई हैं? 100 पाउंड्स इंक्रीज़ हुए हैं, तो हम 100 को ऊपर रखेंगे। इसके नीचे कितने थे पहले? 500,
तो 500। देन कितना प्राइस बढ़ा है 10 रुपीज़ का, पहले कितना था 40। ठीक है, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/5 इंटू 4/1, यानी कि आंसर विल बी 4/5। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन 4/5। Question 49 is which of the following prevents national income from falling to zero when gross investment falls to zero? यानी कि नेशनल इनकम को ज़ीरो तक पहुंचने के लिए कौन रोकता है जब इन्वेस्टमेंट एकदम ज़ीरो हो जाती है? कौन रोकता है? कौन सी चीज़ें हैं जिसमें से कभी भी नहीं रुकती हैं? कंजप्शन कभी नहीं रुकता, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो 1 होगा, क्योंकि कंजप्शन तो चलता रहता है, इस वजह से कभी भी नेशनल इनकम ज़ीरो नहीं हो सकती है। क्वेश्चन 50 है, एन इकोनॉमी वेयर कैपिटल आउटपुट रेशियो इज़ 5.2, कैपिटल आउटपुट रेशियो है 5.2, व्हाट शुड बी द सेविंग इनकम रेशियो? सेविंग इनकम रेशियो क्या होना चाहिए ताकि ग्रोथ रेट इतनी हो जाए नेशनल इनकम की? तो इसको करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 32.24%, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।